देश का अपना चैनल। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंचाना ने मुरैना जिले के सब्बलगढ़ के 6 गांव का भ्रमण कर क्षतिग्रस्त फसलों का लिया जायजा। कहा कि ओला पीड़ित किसानों की फसलों को हुए नुकसान की सरकार करेगी भरपाई। 50% नुकसान पर किसानों को 100% दिया जाएगा मुआवजा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बढ़ रही ठंड को देखते हुए रात के समय खेतों में सिंचाई करने वाले किसानों को दी बड़ी राहत। बिजली सप्लाई के शेड्यूल में किया बदलाव। किसानों को अब खेतों में सिंचाई के लिए दिन में दी जाएगी बिजली। किसानों को बिजली की सप्लाई के लिए कुल 19 सर्कल बनाए गए। सहकार से समृद्धि के अभियान को आगे बढ़ाते हुए सरकारी क्षेत्र की अग्रणी संस्था क्रिप्को सऊदी अरब में लगा रही है फॉस्फेटिक उर्वरक संयंत्र। इसके अलावा क्रिप्को द्वारा हजारीबाग, विशाखापट्टनम और तेलंगाना में भी लगाए जा रहे हैं एथेनॉल संयंत्र। उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में सर्दी का सितम। दिल्ली पहुंचने वाली 24 ट्रेनें लेट। राजस्थान के सीकर में दर्ज हुआ सबसे कम न्यूनतम तापमान। अगले कुछ दिन भीषण ठंड से राहत नहीं मिलने के आसार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने पश्चिम बंगाल में सागर परिक्रमा के 12वें चरण का नेतृत्व किया। सागर परिक्रमा के 12वें चरण कार्यक्रम को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा में शुरू हुआ, जहां रुपाला ने लाभार्थियों के साथ बातचीत की। संयुक्त सचिव मत्स्य पालन विभाग नीतू कुमारी प्रसाद द्वारा एक परिचयात्मक भाषण दिया गया, जिसमें सागर परिक्रमा के 12वें चरण के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही उन्होंने मछुआरों, मछली किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड KCC जैसी भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के लाभों पर प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सागर परिक्रमा का उद्देश्य लाभार्थियों से उनके दरवाजे पर संपर्क करना है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि PMMSY योजना के तहत करीब 150 करोड़ रुपए राशि की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें हैचरी, सजावटी मछली इकाई, इंसुलेटेड वाहन, मछली चारा भोजन, दोपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा आदि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंचाना ने बुधवार को मुरैना जिले के सब्बलगढ़ के 6 गांव का भ्रमण कर क्षतिग्रस्त फसलों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओला पीड़ित किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। किसानों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा है कि 50% नुकसान पर किसानों को 100% मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संकट के समय में प्रदेश सरकार किसानों के साथ है। उल्लेखनीय है कि 9 जनवरी को मुरैना जिले के 12 गांव ओले से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा में हमारी भी 7-8 पंचायतों में 100% जो नुकसान हुआ है, उसे हम देखने के लिए आए। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हमारे साथ में है और इसका हम सर्वे करा रहे हैं। सर्वे के बाद मुझे तो लग रहा है कि इसमें कुछ जगह तो 100% है और 100% सर्वे का जो भी इसका सर्वे के आधार पर रिपोर्ट आएगी, उस आधार पर उनको मुआवजा दिलवाएंगे। सर्वे के आधार पर सर्वे होने के बाद हमारी सरकार से जो भी उचित मुआवजा ज्यादा से ज्यादा हम दे सकेंगे, हम देंगे। और अक्टूबर 2023 में भारत ब्रांड को लॉन्च किया गया था। सरकार इस ब्रांड के तहत चना, दाल और गेहूं का आटा बेचती है। देश में भारत ब्रांड के चना दाल की हिस्सेदारी बढ़ गई है। भारत ब्रांड के तहत खुदरा बाजार में बेची जा रही चना दाल घरेलू उपभोक्ताओं के बीच सबसे ज्यादा बिकने वाली ब्रांड बनकर उठी है और इससे बाजार में उतारे जाने के 4 महीने के अंदर ही
1/4 बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि किफायती होने की वजह से इस दाल को उपभोक्ता काफी पसंद कर रहे हैं। अक्टूबर में जारी की गई भारत ब्रांड चना दाल की कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि दूसरे ब्रांड की दाल करीब 80 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य पर बाजार में मिलती है। रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि ग्राहकों की प्रतिक्रिया इतनी अच्छी रही है कि देश में परिवारों के बीच सभी ब्रांड वाली चना दाल की 1.8 लाख टन मासिक खपत में से 1/4 भारत ब्रांड वाली चना दाल है। उन्होंने कहा है कि बाजार में उतारे जाने के बाद से करीब 2.28 लाख टन भारत ब्रांड चना दाल बेची जा चुकी है और शुरुआत में इसकी बिक्री 100 खुदरा केंद्रों के जरिए की गई थी और अब 21 राज्यों के 139 शहरों में मौजूद 13,000 केंद्रों से इसकी बिक्री की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में इंडस फूड टेक 2024 का शानदार समापन हो गया है। दक्षिण एशिया के इस प्रीमियम फूड टेक्नोलॉजी शो इंडस फूड 2024 में 2,500 से अधिक वैश्विक खरीदार और 5,000 से अधिक घरेलू उद्यमियों ने भाग लिया। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित इंडस फूड एक्सपो का समापन हो गया। इंडस फूड टेक 2024 दक्षिण एशिया का प्रीमियम फूड टेक्नोलॉजी शो था, जो 3 दिन तक चला। एक्सपो में विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधि बनकर आए प्रवासी भारतीयों ने इसे B2B मीटिंग के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया। बहुत जबरदस्त रिस्पांस रहा। बहुत सारे लोग हमारे अलग अलग बूथ में आए, इंक्वायरी की। गवर्नमेंट का तो ऐसा है कि ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। तो जो डेलीगेशन हमारे जैसे आए हैं, तो हमारे डेलीगेशन को उदाहरण के तौर पर लेते हैं, तो इनने अपनी आंखों से वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया, उनके मैन्युफैक्चर सप्लायर लोगों से मिले और उनको सोर्सिंग डायरेक्ट यहाँ से मिल पाई। It is really good. That's why I said is a very informative and also bringing people from all around the world. And it's actually networking, basically a good networking. Yeah. दुबई में हमारी कंपनी है, 3 कंपनियां हैं और हम दुबई से इंटरनेशनल मार्केट को पेनिट्रेट करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में हम सप्लाई करते हैं और यहाँ से हम कार्गो खरीद के इंडिया से सामान लेके विदेशों में बेचते हैं। मैं सिडनी से आया हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग ले आता ये लोग से हम लोग को 5-6 साल से मालूम भी है। वी आर वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट एंड ये इंडस फूड इज वेरी गुड। इंडस फूड एक्सपो में खाद्य पदार्थों के लिए बिजनेस पार्टनर ढूंढने आए विदेशी उद्यमियों ने भी इसे व्यापारिक अवसरों का बड़ा प्लेटफॉर्म बताया। We are looking now to original Indian products to bring into the European market, mainly in food service, and that's why we came here for inspiration on this show. Very big. It was a very big show. It was not what we expected. So very nice. Yeah, very nice, yes. It's really exciting to be here and we think that India has a great potential. We import French fries from different countries, from Europe, from Turkey, and this product is really, really good. फूड एक्सपो में कृषि उत्पादों और खाद्य से जुड़ी मशीनरी के स्टॉल लगा रहे कारोबारियों के लिए यह कनेक्टिविटी का बेहतर अवसर रहा। ये हमने फर्स्ट टाइम एक्सपो में पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छे कस्टमर्स आए और काफ़ी पोटेंशियल दिखाया कस्टमर्स में, और लगता है आगे चल के हम हर बार लगाते रहेंगे ऐसा स्टॉल। इस बार छोटा स्टॉल है, अगली बार इससे बड़ा स्टॉल लगाएंगे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हम लोग को। हम जो है नए स्टार्टअप को प्लान कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर कई सारी अपॉर्चुनिटी हमने देखी है और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में भारत के लिए एक नया इतिहास लिखेगा फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में। कि ये हमारा PCF के माध्यम से जो हमें यहाँ स्टॉल दिया गया, जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारे किसानों को भी एक ऐसा स्थान दिया जाएगा, और हमें यहाँ कई देशों से जो ऑर्डर मिले हैं। ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लगी हुई है, क्योंकि इसमें बहुत से बायर्स आए हुए हैं। उन लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया हुआ है हर तरीके से। हमारे नॉन बासमती राइस FPO के थ्रू बनाए हुए हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सब में लाइक किया हुआ है। काफ़ी इंटरनेशनल क्लाइंट यहाँ पे आए और हमें काफ़ी अच्छी लीड्स मिली, काफ़ी अच्छी इंक्वायरीज मिली। पूरे वर्ल्ड में से बहुत लोग आए थे, विज़िट किया है बहुत लोगों ने। इंटरनेशनली जो विज़िट है, जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा लोग आए हैं। अच्छा रिस्पांस है, अच्छा इंटरेक्शन हुआ है। आगे देखते हैं। यहाँ पर इस फूड में आके हमें बहुत ज़्यादा विजिटर बहुत अच्छा आया है। बाहर से भी बहुत विदेश से हमारी बहुत क्वेरी मिली है।
जूट बैग को, इको फ्रेंडली पैकिंग मटेरियल को हमने आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा जो एक विज़न था कि प्लास्टिक को कम करना है, हम कोशिश कर रहे हैं उसको किस तरह से कम ले आएँ। सब बाहर में हम लोग मेनली भेजा। मेरा स्पेशल नमकीन बनाना चिप्स एंड केरला का स्पेशल फ्रूट जैक फ्रूट चिप्स, वो भी सब जगह में भेजा। और इंडस फूड में हम लोग आए, बहुत ऑर्डर भी मिला। इंडस फूड एक्सपो से मिले शानदार बिजनेस से उत्साहित भारतीय और विदेशी कंपनियों ने इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय का धन्यवाद दिया। लगभग 30 to 40% का ग्रोथ हमें इस सेगमेंट में एक्सपोर्ट में थ्रू दिस एग्जीबिशन मिला है। सो दिस ईयर वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ इंक्वायरीज। वी आर होपिंग कि दिस साल जो होगा कंपेयर टू लास्ट ईयर मिनिमम 6 to 7% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस हमें है इस टाइम। हमको ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, यूके से, यूरोप से, जर्मनी, फ्रांस से, ओमान, दुबई, युगांडा, केन्या, सब जगह से बहुत लोग आया। बहुत अच्छा बढ़िया एग्जीबिशन है। सप्लायर लॉन्च करने होते हैं और सप्लायर की रिक्वायरमेंट्स होती है कि किस टाइप की मशीन्स चाहिए, किस टाइप की पैकिंग मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेनिफिशियल है। काफ़ी अच्छा किया सरकार ने और ऐसी चीज़ें और होनी चाहिए। हमारे पास अभी 7 आइटम्स है, लाइक 60 प्रोडक्ट्स है हमारे पास। 60 प्रोडक्ट्स इन ड्राई स्नैक्स एंड सर 100 प्रोडक्ट्स इन फ्रोजन प्रोडक्ट्स है। एक्सपो में कृषि से संबंधित खाद्य पदार्थों व मशीनरी की खरीदारी करने आए कारोबारियों के लिए यहां लॉजिस्टिक डिलीवरी के लिए कार्गो की शानदार सेवाएं देखने को मिली। इस चीज़ कमोडिटी के जो भी किसी भी बायर का हो, सप्लायर का जो भी सामान होता है उसको हम लोग ले जाने का काम करते हैं। सर मेरा काम लॉजिस्टिक का है। हम लोग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जो कि कुछ लोगों को अगर सामान भेजना होता है, जो पर्सनल सामान भी होता है, वो सब हम लोग भेज सकते हैं इंटरनेशनल में विदाउट एनी IC कोड, विदाउट लाइसेंस। इंडस फूड में 2500 से अधिक वैश्विक खरीदार, 5000 से अधिक घरेलू खरीदार और 86 से अधिक रिटेल चेन ने भाग लिया। एक्सपो में पहली बार 1050 घरेलू प्रदर्शकों के अतिरिक्त 150 से अधिक विदेशी प्रदर्शक भी आए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में 3 दिवसीय इंडस फूड 2024 का शानदार समापन हो गया। इस कार्यक्रम में तकरीबन 2500 से अधिक विदेशी खरीदार और 5000 से अधिक स्वदेशी खरीदारों के साथ साथ क्रेता विक्रेता और बायर सेलर्स का शानदार आयोजन हुआ। निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजन से एक और जहां देश और दुनिया में कृषि और खाद्य से जुड़े भारतीय उत्पादों और मशीनरी को बाजार मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर विदेशी राजस्व अर्जित करने का महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोंटी कुमार के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और देश में सहकारी क्षेत्र की अग्रणी संस्था क्रिप्को सऊदी अरब में फॉस्फेटिक उर्वरक संयंत्र लगा रही है और इसके अलावा क्रिप्को द्वारा हजारीबाग, विशाखापट्टनम और तेलंगाना में एथलॉन संयंत्र भी लगाए जा रहे हैं। जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के साथ ही भारत सरकार के सहकार से समृद्धि के अभियान को क्रिप्को द्वारा आगे बढ़ाने के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की क्रिप्को के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह से। भारत सरकार सहकार से समृद्धि के जरिए देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्रिप्को। अभी हमारे साथ क्रिप्को के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रपाल सिंह मौजूद है। ये बात करते हैं। 2024 का नया साल नई उम्मीदों का साल है। प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है सहकार से समृद्धि, इसमें क्रिप्को की भूमिका अग्रणी समझी जा रही है। आपका क्या विजन है? सबसे पहले तो चूँकि नए वर्ष पर हम सब बात कर रहे हैं, आप सब लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिप्को किसानों की एक सहकारी संस्था है और हमारा मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके खेत का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास करना, उनकी आवश्यकता अनुसार कृषि निवेश में जो कृषि आदान की आवश्यकता होती है उसको सही कीमत पर, सही मात्रा में, क्वालिटी वाइज उपलब्ध कराना। हम किसानों के खेत के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों तक रासायनिक खाद जिसमें यूरिया, DAP, NPK, पोटास, जिंक,
जो भी किसानों की आवश्यकता है उनकी आवश्यकता अनुसार हम उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा प्रयास है कि किसान रासायनिक खादों का कम प्रयोग करके बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें, कंपोस्ट का प्रयोग करें। क्रबको ने अब भारत से बाहर भी अपने काम का विस्तार किया है। क्रबको के कई तरह के संयंत्र दूसरे देशों में भी लग रहे हैं। कौन कौन से देश हैं जहां पे आपने इसका टारगेट सेट किया? हम 2005 में हमने ओमान में यूरिया बनाने का कारखाना प्रारंभ किया था। उत्पादन 2005 में आया और उसमें इफ़को और क्रबको ने मिल करके इन्वेस्टमेंट करके और लगभग 22 लाख टन यूरिया का उत्पादन ओमान से करने के बाद लगातार 15 वर्षों तक हम लोगों ने यहाँ हिंदुस्तान में फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराने का काम किया। इसके अलावा हम अभी फास्फेटिक फर्टिलाइज़र के लिए सऊदी अरब में एक नया कारखाना लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ब्रोकन राइस और मक्का इनके रॉ मटेरियल से हम जो है बायोएथनॉल बना रहे हैं। इसके लिए 3 प्लांट हमने अभी प्रारंभ किए हैं, एक हजीरा में, दूसरा आंध्र प्रदेश कृष्णापट्टनम में, तीसरा हमारा जो है तेलंगाना में। 3 जगह हमने लगाए हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संस्था से भी जुड़े हैं। भारत का जो सहकारी मॉडल है वो पूरी दुनिया ने जाना है और G20 में इसकी तारीफ भी बहुत हुई है। हमारे देश का सहकारी आंदोलन बहुत बड़ा सहकारी आंदोलन है और दुनिया में मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सहकारी आंदोलन है। 8 लाख हमारी सहकारी समितियाँ हैं और लगभग 35 करोड़ लोग हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है जुड़े हुए हैं। दुनिया आज बड़ी आशा भरी निगाहों से इस मूवमेंट की तरफ देख रही है और अपने अपने देश में सहकारिता के माध्यम से तमाम क्रियाकलाप प्रारंभ कर रहे हैं कि सहकारिता के माध्यम से ही खुशहाली आएगी। तो ये थे क्रबको के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रपाल सिंह, जिनका मानना है कि भारत सरकार के सहकार से समृद्धि के अभियान को संकल्पित और साकारित करने में न केवल क्रबको महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बल्कि केंद्र प्रेरित योजनाओं को देश के गांव, गरीब और किसानों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण जरिया भी बन रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोंटी कुमार के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ रही ठंड और शीतलहर को देखते हुए सरकार ने रात के समय में अपने खेतों में सिंचाई करने वाले किसान भाइयों को बड़ी राहत देते हुए बिजली सप्लाई के शेड्यूल में बदलाव किया है। किसानों को अब खेतों में सिंचाई के लिए दिन में बिजली दी जाएगी और इसके लिए सरकार ने अलग अलग जिलों के सर्कल बनाकर अलग अलग समय पर बिजली देने का निर्णय लिया है। हरियाणा के ऊर्जा विभाग द्वारा किसानों को बिजली की सप्लाई के लिए कुल 19 सर्कल बनाए जाएंगे। इन सभी सर्कलों में अलग अलग जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में किसानों को अलग अलग समय पर सिंचाई के लिए बिजली दी जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश तेजी से आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और इस पहल में महिला उद्यमी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और इसी का नजारा देखने को मिला दिल्ली में संपन्न हुए आत्मनिर्भर भारत उत्सव में। आइए आपको मिलवाते हैं वहां आई कुछ महिला उद्यमियों से। हमारे देश की महिलाएं सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, प्रधानमंत्री का भी यही ख्वाब है और इसके लिए कई सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, कई तरह की स्कीमें लाई जा रही हैं, कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं आत्मनिर्भर भारत उत्सव में हम यहाँ देख रहे हैं कि महिला उद्यमियों का यहाँ पे दबदबा बहुत ज़्यादा है। महिलाओं ने बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगाए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से ये महिलाएं ये उत्पाद बनाती हैं, सामान बनाती हैं, अपने सामान को बेचती हैं और आत्मनिर्भर भारत का ये जो प्लेटफॉर्म है उनको एक बहुत अच्छा मंच प्रदान कर रहा है अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करने का। मैं जो हूँ आजकल वैजयंती माला के मोतियों के ऊपर काम कर रही हूँ जो कृष्ण भगवान को चढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ क्योंकि कल्चर तो हमारा हर एक इंडिया में निकल गया है, पर हमारे जो पूजा के मोती है जो हमारी पूजा में चढ़ावा चढ़ते हैं वो तो हमारा सबसे पुराना कल्चर है। तो बच्चे जिसको भूल चुके हैं या कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि इसमें जो है एक पावरफुल एनर्जी होती है, एक हमें नेगेटिविटी से दूर रखती है।
तो मैम मैं बताना चाहूँगी, हमने यहाँ देखो की रिंग बनाए हुए हैं रुद्राक्ष से, चंदन से, और यहाँ पर जो है ये बैजंती माला मोती है, इसका ही हमने यहाँ भगवान के लिए पूजा में भी किया हुआ है इस्तेमाल, और ऐसे भी करें। हम लोग जैसे राजस्थान से हैं तो वहाँ के ढोला मारू आर्ट कपल बहुत फेमस है, तो उसको हमने आपली वर्क के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो जब लास्ट में बहुत छोटे छोटे पीस ऑफ फैब्रिक बच जाते हैं उनको हम लोग फाइबर में कन्वर्ट करा देते हैं, जैसे कि उसको काली रुई बोला जाता है, और उसको हम लोग एज अ फिलिंग यूज़ करते हैं। इवन जैसे ये आप डायरीज देख रहे हैं, इनके जो पेपर हैं वो भी फैब्रिक का जो होता है लास्ट में उसको हम लोग पल बना के ऐसे हैंड क्राफ्ट करते हैं, तो पूरा इको फ्रेंडली एंड ज़ीरो वेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर न सिर्फ ये महिलाएं जो हैं वो खुद भी आत्मनिर्भर बन रही हैं, दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि समाज के प्रति अपनी कुछ जिम्मेदारी भी समझ रही हैं। यानी कि जो उनका वेस्ट बच जाता है उसको भी ये दोबारा से इस्तेमाल में लाकर वो कोई ना कोई ऐसी काम की चीज़ बना रही हैं। तो ये एक तरह से पर्यावरण के लिए आपका एक बहुत बड़ा योगदान है जो आप दे रही हैं। मेरा नाम साबरा, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। और जो मंदिर में फूल चढ़ते हैं तो वो वेस्ट हो जाते थे, पहले ठोकरों में आते थे, तो अब वे ठोकरों में नहीं आ रहे, वे अब हमारे पास आते हैं। हमारी एमसी की गाड़ी लगी हुई है, तो हमारा एक ग्रुप वहाँ पर साईं ग्रुप है, साईं मंदिर में बैठा है, तो वो फूल की कटिंग करता है और सुखाता है, फिर उसको मशीन में हमें पाउडर बनाकर हमें 400 रुपये किलो देता है वो ग्रुप, और हम उसकी लाकर धूप बत्ती बनाते हैं बेस्ट फ्लेवर से, और उसमें हम हवन सामग्री डालते हैं, गुग्गल, लोबान, कपूर, चंदन पाउडर, देसी घी, ये सारा मिला के हम ये हवन सामग्री बना रहे हैं, और हमारा इससे बहुत अच्छा काम चल रहा। मतलब जो भगवान को चढ़ाया वो हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उन फूलों को इकट्ठा करके वापस से भगवान को ही समर्पित कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो ब्रांड का नाम है हमने अर्पण रखा है। ये हमारी ट्रेडिशनल कढ़ाई है, पुश्तैनी है, जो हमें दादी, नानी, मम्मी से मिली है। लड़की जब 12 साल की होती है उस समय उसको सुई और धागा पकड़ा दिया जाता है। पुराने ज़माने में लड़कियां जब घर पे बैठी रहती थी तब ये काम करती थी, और जब शादी लायक हो जाती थी तब उनकी पेटी के अंदर ये सारे दहेज के रूप में उसको भरत का काम दिया जाता था, जो आज की तारीख में 3 से 4 लाख रुपए तक का हो गया। अब हमारे यहाँ लड़कियाँ पढ़ने लगी, ये ट्रेडिशनल कारीगरी ख़त्म होने लगी, तो हमने इसको ना प्रोफेशनली यूज़ करना शुरू किया। और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो ये प्लेटफॉर्म दिया, इसके ज़रिए हम अपनी इस कला को धीरे धीरे बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं, और बाहर जाने का, दिल्ली जैसे प्लेटफॉर्म पर आने का हमें मौका मिला। अपनी हाथों की महारत से तैयार की गई इन वस्तुओं को प्रदर्शित करने आए ये कलाकार, ये कारीगर बेहद खुश हैं, क्योंकि ये न सिर्फ सशक्त हो रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री के भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो उनका विजन है उसके भी सहभागी बन रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ मैं साइमा खान, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा समेत पूरा उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भागों में भीषण ठंड से राहत का अनुमान जताया है। वहीं राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिन तक घना कोहरा रहेगा। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 9 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 17,500 रुपए। 10 जनवरी को इसके भाव में 900 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 18,400 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। हालांकि केरल की अरूर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां 9 और 10 जनवरी को लहसुन 28,100 रुपए पर बिका। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 9 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 21,000 रुपए। 10 जनवरी को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 21,000 रुपए पर बना रहा। जबकि पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में
इस दौरान लहसुन के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 7,500 रुपए। 10 जनवरी को इसके सौदे 400 रुपए लुढ़क कर 7,100 रुपए पर हुए। देश की दूसरी मंडियों में लहसुन के भाव की बात करें तो बुधवार को उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में लहसुन का भाव रहा 12,225 रुपए। बदायूं मंडी में भाव रहा 11,250 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में लहसुन 2,000 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही जोधपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 12,000 रुपए पर हुए। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं कुछ और खबरों की भी, और खास खबर देखते हैं। अयोध्या और अहमदाबाद के बीच पहली त्रि-साप्ताहिक उड़ान सेवा शुरू हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उड़ान सेवा की शुरुआत की। और कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि इनमें अयोध्या जाने की नैतिक ताकत नहीं है। वहीं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कांग्रेस की ओर से प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर इसे राजनीति से प्रेरित बताया। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत को 6 महीने तक बढ़ा दिया है। नवाब मलिक को खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत मिली हुई है। नवाब मलिक को ईडी ने भगौड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि साल 2027-28 तक भारत विश्व की न केवल तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, बल्कि इसका सकल घरेलू उत्पाद 5 लाख करोड़ डॉलर के पार हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के रणनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के कारण भारत के प्रति चीन के रवैये में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत तेजी से दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए बेहतर बाजार पहुंच और गुणवत्ता कार्यबल की आवश्यकता है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।